पर जो समर्थन यहाँ मिला लोगों का पिछले 5 दिन मुझे नामांकन के बाद जी, जो प्यार लोगों का मिला, इतना समर्थन, आशीर्वाद, युवाओं का साथ, मेरे लिए काल्पनिक नहीं था, अकाल्पनिक था। मतलब मैंने कभी सोचा नहीं था कि इतना समर्थन मिलेगा किसी में। अब तो लोगों ने बहुत प्यार दिया, तो मुझे मेरा मानना है कि आज इस हल्के में आया तो मुझे महसूस नहीं होता कि हल्का मेरे नया है। ऐसा लगता है मेरा खुद का परिवार है। तो हमेशा मैं तहे दिल से ये बात कहता हूँ कि राहुल गांधी जी मेरी विचारधारा है, प्रियंका गांधी जी मेरी नेता है, और दीपेंद्र हुड्डा जी मेरे बड़े भाई हैं जिन्होंने हमेशा मुझे आशीर्वाद दिया, रहने की राजनीति दी। देखिए, काल का चक्कर बहुत लंबा नहीं चलता है। काल का चक्कर चलता है और काल का चक्कर घूम के फिर वहीं आ जाता है। चीजें बदलती हैं, एक दशक के बाद वो चक्कर फिर वापस वहीं आता है। भाई जब यूपी में बीजेपी वालों ने किया मुसलमान गैर मुसलमान, कितनी सीटें हैं गठबंधन की? 43 सीटें हैं। हरियाणा में इन्होंने कहा जाट नॉन जाट, अब फिर से आधी 5 सीटें लोकसभा में ले आए। अब 2-3 सरकार बनाने जा रहे हैं। जनता ने नकार दिया इन चीजों को, और कांग्रेस पार्टी में वो वाला कमान है, प्रियंका जी वो नेता है जिन्होंने काम करके बच्चों को यहाँ बिठाया। इसमें कोई दो राय नहीं। मतलब मैं यहाँ हूँ तो सबसे बड़ा योगदान किसी का दूंगा, गांधी राहुल जी के विचार का सबसे बड़ा योगदान है। ओके, मतलब क्या अगर मैं कह रहा हूँ, अगर ये लोग ना हो ना तो हमारे जैसे लोग यहाँ बैठ नहीं सकते। तो राहुल जी इनकी गलतियां उठाते, कमियां उठाते, जो कि जायज है। अब ये लोग जो होते ना, जो कमजोर इंसान क्या बोलते हैं, बाहर जाके चर्चा मत कर, यही बता। राहुल जी नेता से ज्यादा समाज सुधारक है। जिस तरह बुद्ध के बेटे थे, बुद्ध थे, और वो राजपाट में बहुत दूर थे दिमागी रूप से समाज को सुधारना चाहते थे। उन्होंने नए समाज की पलट अपनाई, जिस समाज में गैर बराबरी ना हो, जिस समाज में सबकी जगह हो। एक नए पंथ की उन्होंने बात की। तो राज सत्ता से मतलब उनको सामाजिक परिवर्तन से मतलब, उनको मतलब आने वाला भारत अच्छा हो, आने वाले भारत में युवाओं के लिए रोजगार हो, आने वाले भारत में सामाजिक न्याय हो, लैंगिक न्याय हो, गरीब अमीर का भेद कम हो, और उसके लिए सारी बातें सुनने को तैयार है। तो राहुल गांधी होना बड़ा आसान नहीं है जी। ओके ओके, राहुल गांधी ने अपनी सच्चाई के चलते बहुत कुछ पाया भी, बहुत कुछ खोया भी है। अपने स्टैंड के चलते बहुत कुछ खोया, बहुत कुछ पाया भी है। पर वो इंसान नेहरू की तरह एक नया भारत बनाएंगे। ये पंडित नेहरू ने आजादी के बाद नए भारत का निर्माण किया था, कारखानों का निर्माण किया था, PSU का निर्माण किया था, और उनके नए भारत की सोच की वजह से आज ये भारत है। नमस्कार, आदाब, बहुत बहुत स्वागत आप सभी का। डीबी लाइव देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ बुशरा खानम फहद, और इस वक्त हमारे साथ बवानी खेड़ा से कांग्रेस के उम्मीदवार प्रदीप नरवाल जी मौजूद हैं। प्रदीप के को लेकर मेरे लिए दिलचस्पी इसलिए बढ़ी क्योंकि मैंने सोशल मीडिया पर देखा कि एक हरियाणा के कैंडिडेट हैं जिनकी चर्चा बहुत ज़्यादा हो रही है, और लगभग शायद जिन लोगों को मैं फॉलो करती हूँ या जिनसे शायद विचारधारा मिलती है, वो लोग बहुत ज़्यादा प्रदीप के बारे में लिख रहे थे। तो मैंने सोचा क्यों ना, जब हरियाणा की हम सरजमी पर हैं और यहाँ पर पूरा चुनाव कवर कर रहे हैं, तो उनकी सीट को कवर किया जाए, उनसे जाना जाए। अब जब वो चुनाव लड़ रहे हैं और ये भी बताया जा रहा है कि वो प्रियंका गांधी के बेहद करीब हैं, और इस वजह से उनके कोटे से उनको टिकट मिला है। सारी सच्चाई आज हम जानेंगे। अब से कुछ देर में उनकी रैली थी, अब से कुछ देर पहले, जहाँ पर दीपेंद्र हुड्डा उनके साथ मौजूद थे, और दीपेंद्र हुड्डा ने प्रदीप जी के लिए वोट भी मांगे। प्रदीप, बहुत बहुत स्वागत आपका कार्यक्रम में। बहुत बहुत शुक्रिया बुशरा। मुझे आप ये बताइए कि ऑर्गेनाइजेशनल जॉब से और अब आप चुनाव लड़ने जा रहे हैं, ये भी कहा जा रहा है कि आप प्रियंका गांधी के बहुत करीबी हैं और उस कोटे से आपको टिकट मिला है। हालांकि मुखालफत बहुत थी, बहुत दावेदार थे जिनके नाम चल रहे थे, आपका नाम उनमें नहीं था। अचानक से जब लिस्ट आई तो आपका नाम उसमें था, और फिर आपको मुबारकबाद के मैसेजेस मिलना शुरू हो गए। इसकी सच्चाई मुझे बताइए। देखिए, जहाँ तक चुनाव का सवाल है जी, तो मुझे चुनाव लड़ाना पार्टी का फैसला था, क्योंकि मैं हमेशा संगठन में काम किया, पार्टी का राष्ट्रीय सचिव हूँ, और आला कमान और दीपेंद्र हुड्डा जी का निर्णय था कि प्रदीप को चुनाव लड़ना चाहिए। और उसके बाद मुझे बवानी खेड़ा से चुनाव लड़ाया गया, मुझे उतारा गया चुनाव मैदान में जी। और जब मैं चुनाव मैदान में उतरा तो उस समय हाँ बिल्कुल चीज़ें बिल्कुल नई थी, नई दौर में थी, क्योंकि आखिरी दिन टिकट अनाउंस हुई और होम कॉन्स्टिट्यूंसी नहीं थी। फिर पर जो समर्थन यहाँ मिला लोगों का पिछले 5 दिन मुझे नामांकन के बाद जी। जो प्यार लोगों का मिला, इतना समर्थन, आशीर्वाद,
युवाओं का साथ, वो मेरे लिए काल्पनिक नहीं था, अकाल्पनिक था। मतलब मैंने कभी सोचा नहीं था कि इतना समर्थन मिलेगा किसी में। अब तो लोगों ने बहुत प्यार दिया। तो मुझे, मेरा मानना है कि आज इस हल्के में आया तो मुझे महसूस नहीं होता कि हल्का मेरे नया है। ऐसा लगता है मेरा खुद का परिवार है। तो अच्छा लग रहा है लोगों के साथ काम करके। आज आपने देखा, आप थी कि एक बहुत बड़ी जनसभा थी। जनसभा ने रैली का रूप ले लिया एक तरीके से। लोग वहाँ बैठे थे, आए थे, माताएं आई थी, बुजुर्ग आए थे आशीर्वाद देने, युवा साथी आए थे साथ देने। तो बड़ा अच्छा लग रहा और आश्वस्त हूँ कि हरियाणा में भाजपा को हम हरा रहे हैं। कांग्रेस पार्टी 2/3 बहुमत से सरकार बना रही है और साथ ही साथ भवानी खेड़ा में आश्वस्त हूँ कांग्रेस पार्टी बड़ी जीत की तरफ बढ़ रही है। 2 बार से यहाँ पर बीजेपी के विधायक रहे हैं। SC रिजर्व सीट है ये जी। और आपको एक दलित युवा चेहरे के तौर पर यहाँ देखा जा रहा है। कई चीज़ें जो आपके फेवर में जाती हैं, लोग जो यहाँ कहते हैं कि बाहरी है लेकिन लगता नहीं बाहरी है। दूसरा लोग कहते हैं, जब मैंने अभी बात की कि पढ़ा लिखा लड़का है, अब से इससे पहले जो लोग आए वो पढ़े लिखे नहीं थे, JNU से पढ़ा है, देखिए फिर भी हमारे बीच आकर हम जैसे की तरह बनकर हमसे बात करता है। क्या आपको लगा था कभी कि ये चीज़ें आपके फेवर में जा सकती हैं और आपकी तालीम जब आप वोट मांगने जाएंगे तो वो आपके लिए एक USP बन जाएगी? देखिए, जीवन में हर चीज़ का पॉजिटिव नेगेटिव होता है। हाँ, मैं हमेशा कहता हूँ कि वैसे एक ईमानदारी की बात कहूँ तो मैंने चाहा था कि JNU इस इलेक्शन का पार्ट ना बने, डिस्कशन ना बने। लेकिन डर था कोई आपको? डर नहीं, पर मैं चाहता था ना बने कि भाई ठीक है, यहाँ के इलेक्शन उसके हिसाब से लड़े, पर वो पार्ट बन गया। तो उस पार्ट का जवाब देना बड़ा जरूरी है। देखिए, तालीम की जहाँ तक सवाल है, तो जिस विश्वविद्यालय में पढ़ा हूँ JNU से, वो विश्वविद्यालय है जहाँ से एक आम गरीब का बेटा पढ़ के राजनीति कर सकता है। आम घरों के किसान के बेटा बेटी राजनीति कर सकते हैं, जो हर विश्वविद्यालय में संभव नहीं है। बाकी विश्वविद्यालय में पढ़ने के लिए आपको, मतलब राजनीति करने के लिए आपको धन बल चाहिए, बहुत पैसा चाहिए। तो JNU में तो हमेशा एक हाँ पढ़ाई का फर्क रहा। जहाँ तक भवानी खेड़ा का सवाल, मैं लोगों को बार बार कहा, सब अपने बुजुर्गों की अपने के बार बात कही कि देखिए, मैं यहाँ पे सिर्फ विधायक का चुनाव नहीं लड़ रहा हूँ और ईमानदारी से मैं सिर्फ विधायक बनना भी नहीं चाहता हूँ। मैं विधायक बन के इस कंस्टिट्यूएंसी में, इस विधानसभा में बदलाव करना चाहता हूँ। बहुत पिछड़ी विधानसभा है। हरियाणा बड़ा हमारा समृद्ध स्टेट है, पर उसके अंदर एक पिछड़े हुए इलाकों में आता है। तो कम से कम मैं 5 साल बाद जब मैं विधायक बन के काम करूँ तो इस विधानसभा में कुछ संस्थानिक बदलाव होने चाहिए, कुछ ऐसे बदलाव जो दिखें, और वही मेरी जीत होगी। क्योंकि जब आप चुनाव लड़ते हैं, बहुत लोगों का आपके ऊपर आशा होती है, तो बहुत कुछ स्टेक पे भी होता है। चुनाव जीतने के बाद आपकी कामयाबी इससे तय नहीं होती चुनाव जीत गए, कामयाबी इससे तय होती है चुनाव जीतने के बाद 5 साल बाद आप कहाँ खड़े हो। तो वही पूरी संजीदगी से कोशिश कर रहे हैं, क्षेत्र की जो समस्याएं हैं वो रिजॉल्व होंगी और नई राजनीति की शुरुआत होगी। कि हाँ, एक लोगों में बड़ा प्यार इस बात का कि भाई नया लड़का आया, पढ़ा लिखा लड़का आया। तो मैं भी उस बात को बड़ी जिम्मेदारी से ले रहा हूँ, क्योंकि इतना प्यार है, जिम्मेदारी की बात है। बहुत लोगों को पछाड़ के आप इस टिकट की इस रेस में आपने एक जीत तो आपने दर्ज कर ली है। प्रियंका गांधी के आप करीब, ये बात बार बार कही जा रही है। ये बताइए, प्रदीप को उनकी काबिलियत की वजह से टिकट मिला है या फिर आप आला कमान के करीबी थे, आप प्रियंका गांधी के साथ उत्तर प्रदेश में लगातार रहे, उनके साथ आप एक तरह से रहे, या आपको इसका एक तरह से इनाम मिला है? ये बात तो पार्टी से पूछनी पड़ेगी, मुझे किस चीज़ का इनाम दिया है। पर मैं ये कहूँगा, हमेशा शुक्रगुजार हूँ पार्टी में, और हमेशा मैं तहे दिल से बात कहता हूँ कि राहुल गांधी जी मेरी विचारधारा है, प्रियंका गांधी जी मेरी नेता हैं, और दीपेंद्र हुड्डा जी मेरे बड़े भाई हैं, जिन्होंने हमेशा मुझे आशीर्वाद दिया हरियाणा की राजनीति। तो ये पार्टी के फैसले, लेकिन हमेशा हाँ पार्टी ने मेरा हमेशा साथ दिया है, हमेशा दीदी ने, भैया ने बहुत मुझे प्यार दिया है। तो मुझे भी उस प्यार को पूरी जिम्मेदारी से अपने मेरे कंधों पे रखा है। उन्होंने आशीर्वाद हमेशा, बड़े भाई दीपेंद्र जी ने आशीर्वाद रखा, तो बड़ी जिम्मेदारी की चीज़ है। तो उसको कोशिश करता हूँ कि संभाल के रखूँ, और जिस जिम्मेदारी मुझे मिली है, क्योंकि किसी का साथ होने की जिम्मेदारी की बात है कि आप उसको ना तोड़ें, कभी उसको आप उनके निर्णय को गलत ना ठहराएं। तो वही कोशिश रहेगी जीवन भर। बाकी पार्टी ने जो मुझे टिकट दिया, पार्टी का फैसला है, और मैं हमेशा पार्टी के फैसले के हिसाब से चलता हूँ। जो पार्टी का फैसला हो सर माथे पे, क्योंकि अंत में बात यह है कि भाजपा सत्ता से बाहर जानी चाहिए। उसमें कैंडिडेट प्रदीप नरवाल हो, कोई और हो, वो महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण है पार्टी सत्ता में आए, ये पार्टी सत्ता में संस्थानिक बदलाव करेगी। हरियाणा पिछले 10 साल में जो हुआ है वो स्टेट के लिए बहुत भयावक है,
बहुत पीछे चला गया हमारा हरियाणा। भाईचारे का हरियाणा था, जहाँ आपस में प्यार मोहब्बत थी, आपस में भाईचारा था। आज वो हरियाणा कहीं ना कहीं आपसी द्वेष भाजपा ने पैदा कर दिया। वही कोशिश। इस बार पिछले बार के चुनाव से इस बार का चुनाव आपको कितना डिफरेंट लग रहा है? क्यों इस बार कांग्रेस पिछली बार से ज़्यादा आश्वस्त है? कांटे की टक्कर तो आप लोगों ने पिछली बार भी दी थी, लेकिन अपनी ही कुछ गलतियों की वजह से शायद आप पिछड़ गए। इस बार जिससे भी बात करो, जिस भी सीट पर जाओ, खासतौर पे कांग्रेस के लोगों से, तो एक आंकड़ा देते हैं कि 65 से 70 सीटें आने वाली हैं। दूसरा वो कहते हैं कि भाई ये वाला कैंडिडेट जो है, चाहे आपकी सीट पे या फिर विनेश की सीट पे मैं जाऊं, तो कहते हैं कि वो सारे रिकॉर्ड पिछले जो हैं वो तोड़ने वाला है। ये आत्मविश्वास इस बार का कहीं अति आत्मविश्वास में तो नहीं बदलेगा? When I see my seat, it's one of the difficult state in Haryana. Always, जी। if you see the demography of the seat, it's not very that way that a cakewalk. I have to work hard for this seat. तो दूसरी बात मैं कहना चाहता हूँ कि पिछली बार हरियाणा में भाजपा ने कहा था कि हम 2/3 पार करना था पिछली बार 90 में से। तो और केंद्र में बीजेपी को बड़ा प्रचंड बहुमत पिछली बार मिला था। तो एक जनता माहौल बन गया, मीडिया ने पूरा माहौल बना दिया कि मेन स्ट्रीम मीडिया, नॉट डिसबल्टेड मीडिया, इसमें मैं डिफरेंशिएट करता हूँ हमेशा। तो उन्होंने माहौल बना दिया कि सरकार आएगी, जनता को लगा कि आएगी, पर माहौल बनता रहा। पर सच्चाई में ये था, अंडरकरंट था ही नहीं बीजेपी के साथ कि सीट आई 40-90 में से। पूर्ण बहुमत तो पिछली बार भी नहीं आया ना इनका। जी जी। वो तो दुष्यंत चौटाला की बैसाखी मिल गई, इनको 10 सीट होगी। तो इस बार लेकिन जनता लगी मूड में। इस बार जनता कह रही कांग्रेस कम से कम 60 सीटें लेके आएगी 90 में से। इस बार 2 बहुमत कांग्रेस, जनता हमारा बता रही है। और कांग्रेस के जनता इतनी आश्वस्त तो बहुत कम होता है। तो जनता इस बार मुझे लगता है सीटें 70 के पार ले आएगी। मतलब मुझे 60 के पार, 70 के पार लग रही है। ओके। लड़ाई, ये चुनाव जनता लड़ रही है। क्योंकि 10 साल का जो हरियाणा में हुआ है कुशासन, उसका जनता बदला देना चाह रही है। आपको नहीं लगता कि जो 35 वर्सेस 1 यानी कि जाट वर्सेस ऑल किया था, हिंदू वर्सेस मुसलमान किया था, इस बार भी तो वो तमाम टैक्टिक्स भारतीय जनता पार्टी अपना सकती है? जब लोग वोट करने जाएं तो वोट वो अपनी जाति को देखकर, उस कैंडिडेट को देखकर उस तरह से करते हैं जैसे हमेशा होता आया है। इस बार आपको क्यों लग रहा है कि 36 बिरादरियां आपके साथ है? देखिए, काल का चक्कर बहुत लंबा नहीं चलता है। काल का चक्कर चलता है और काल का चक्कर घूम के फिर वहीं आ जाता है। चीजें बदलती हैं। एक दशक के बाद वो चक्कर फिर वापस वहीं आता है। भाई जब यूपी में बीजेपी वालों ने किया मुसलमान गैर मुसलमान, कितनी सीटें आई गठबंधन की? 43 सीटें आई। हरियाणा में इन्होंने कहा जाट नॉन जाट, हम फिर से आधे 5 सीटें लोकसभा में ले आए। अब 2-3 सरकार बनाने जा रहे हैं। जनता ने नकार दिया इन चीजों को। जनता कह रही है हम कब तक वोट दें मुसलमान गैर मुसलमान पे, जाट नॉन जाट पे। वो कह रही हमारे मुद्दे क्या हैं? युवाओं के मुद्दे रोजगार, महिलाओं के मुद्दे हैं भाई नौकरियां लगे, और क्योंकि महिलाओं हमेशा चूल्हे तक नहीं समेटता, दूसरे को गैस सिलेंडर, थैंक गॉड आपने ये बात कही, गैस सिलेंडर सस्ता उम्मीद है, पूरे परिवार की उम्मीद होती है। तो और बेटी की सुरक्षा की उम्मीद है, और समान अवसर भी उनको चाहिए। दलित पिछड़ों के मुद्दे अपने हैं, हर समाज के अपने मुद्दे हैं, हर बिरादरी के अपने मुद्दे हैं। पर आप एक क्लास वाइज जाओ, वहाँ पे अपने एक मुद्दे हैं। तो वो कह रहे हैं कुछ हुआ ही नहीं ना। एक्चुअली नरेंद्र मोदी जी देश के लिए और मनोहर लाल खट्टर जी हरियाणा के लिए ब्लंडर थे। ऐसे ब्लंडर थे कि जिन्होंने एक को देश की राजनीति का नहीं पता था, एक को हरियाणा की राजनीति का नहीं पता था, लेकिन अब काबिज हो गए। हाँ, दो बार आप देखिए काबिज देखो कैसे हुए। वही नफरत से अब नहीं हो पा रहे ना, अब उस तरह उस मोहम्मद में। लेकिन 240 को आप कम तो नहीं आंक सकते। देखिए 240, फिर कह रहा हूँ उसमें बड़ी बड़ी शक्तियां थी। उसमें सिर्फ नरेंद्र मोदी चुनाव लड़ता ना, अंबानी अडानी मीडिया सब मिलकर लड़ते। ओके। कांग्रेस के पास तो कह रहे थे हमारी 40 सीटें आएंगी, फिर भी हम शतक मार गए। बेसिकली वो नैरेटिव का सवाल है, परंतु ये चुनाव मोदी जी नहीं जीते हैं। वो चेहरा जीत वाला चेहरा नहीं, उनका चेहरा है कि मैं हार गया हूँ चुनाव। इसी तरह हरियाणा में जो खट्टर जी आए, तो इन लोगों के पास कोई इकोनॉमिक पॉलिसी नहीं थी कि इकोनॉमिक पॉलिसी क्या होगी, रोजगार कैसे क्रिएट होगा, जॉब कैसे क्रिएट होगा, सोशल पॉलिसीज कैसे होंगी। उनके पास कोई नीति नहीं थी, इसलिए इन्होंने पूरे स्टेट हैंग कर दी, जिसके कारण सरकार यूँ फंसी हुई है, जहाँ पे एसएचओ को कोई नहीं पता मुझे किसकी सुननी है, विधायक की कोई सुनता नहीं है, विधायक कहता मंत्री को सुनता, मंत्री कहता है अफसर को सुनता, अफसर कहते सीएम किसी को सुनता, सीएम कहता मेरी नहीं चलती।
तो ये अजीब सा सिस्टम है। ये भी कहा जा रहा है कि आप बहुत साधारण, बहुत गरीब परिवार से आते हैं, आपकी पृष्ठभूमि बहुत सादा है। क्या आपके परिवार में कभी कोई राजनीति से रहा? कैसे आपकी राजनीति में एंट्री आपकी कैसे हुई, और कैसे आप इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में आप कैसे आए हैं, और जब आए हैं तो कैसा लग रहा है? क्या आप इस बात से एग्री करते हैं कि आप एक गरीब, एक साधारण परिवार से आए हैं, और फिर भी कांग्रेस जैसी पार्टी ने, जिस पर परिवारवाद का लगातार इल्ज़ाम लगता रहा है, और मोदी जी सबसे पहले कुछ बात करते हैं तो परिवारवाद की करते हैं, वहाँ पर आपको टिकट दिया गया है, इस बात की तारीफ हो रही है? देखिए, मैं गरीबी को तो बहुत ज़्यादा नहीं बेचूंगा, लेकिन बात यह है कि हाँ, मेरे परिवार में कोई राजनीतिक व्यक्ति नहीं रहा भाई। मेरे परिवार, मेरे पिता थे तो वो सिपाही रैंक पे थे, मतलब बहुत ज़्यादा परिवार में कोई पैसा नहीं रहा। मैंने खुद मेरी निजी संपत्ति इस बार 1-1.5 लाख रुपए दिखाई, वो भी किसी से मांग के अकाउंट में डाले। मैं यार जीरो बैलेंस में पैसे लड़ते अच्छे लगेंगे, लेकिन हमेशा यार दोस्त परिवार हमने रिश्ते निभाए, लोगों ने हमसे रिश्ते निभाए, वे साथ देते रहे। हाँ, ये वो पार्टी है, और कांग्रेस पार्टी में वो वाला कमान है, प्रियंका जी वो नेता हैं जिन्होंने काम करके बच्चों को यहाँ बिठाया, इसमें कोई दो राय नहीं। मतलब मैं यहाँ हूँ तो सबसे बड़ा योगदान किसी का तो उनका है, गांधी राहुल जी के विचार का सबसे बड़ा योगदान है। ओके, मतलब क्या अगर मैं कह रहा हूँ, अगर ये लोग ना हो ना तो हमारे जैसे लोग यहाँ बैठ नहीं सकते। मतलब जब मैं सेक्रेटरी बना तो आई वाज द यंगेस्ट नेशनल सेक्रेटरी ऑफ कांग्रेस पार्टी, जो पहली बार बना था। अब मैं दूसरे बार बना दोबारा नॉमिनेट हूँ, तो ये कांग्रेस पार्टी में हो सकता है जहाँ के आम घरों के बेटा बेटी को आगे बढ़ा। एक्चुअली क्या है कि बोलते नरेंद्र मोदी जी हैं कि कांग्रेस की परिवारवादी पार्टी, उसमें 2 लेयर होती है। एक लेयर ये ऊपर से बोले परिवारवाद, पर नीचे हमेशा मठाधीशों को जगह दो और बड़े परिवारों को पकड़ो। इसमें कोई बड़ी बात बुरी बात नहीं है, मैं कहता हूँ, पर सबको जगह मिलनी चाहिए। सवाल ही है, आप बड़े परिवार में राजनीति करते हो आए हो, कोई बुरी बात थोड़ा है भाई। इस देश ने बुद्ध को भी भाई, इस देश के डाउन ट्रोडर्स ने बुद्ध को पूजा। बुद्ध भी तो राजा थे, राजा के बेटे थे, पर सब तब लोग समाज की बात करते थे, एक इक्वालिटी की बात करते थे, एक नई सोसाइटी की बात करते थे। तो ये कांग्रेस पार्टी है जो मौका मिलता है। राहुल जी ने, प्रियंका जी ने इतने लोगों को मौका दिया, उनमें कई लोग कामयाब हो पाए, कई नहीं हो पाए, पर उन्होंने बहुत लोगों को मौका दिया, और ये वही इसी पार्टी में जगह मिल सकती है। और हरियाणा में बात दीपेंद्र जी के लिए कहना चाहूँगा, उन्होंने बहुत लोगों को मौका दिया, नए लोगों को मौका दिया। उसमें कोई उनसे कोई ये डिबेट नहीं सकती, उन्हें बिल्कुल दिया है। बहुत लोगों ने कई विधानसभाओं में दिया, कई जगह और दिया। और जब लोग राजनीति में निकले थे जी, शुरुआत से आज तक की बात करूंगा, कांग्रेस पार्टी में मौका मिलना अलग चीज होती है, विदाउट आपके प्रिंसिपल से कॉम्प्रोमाइज किया मौका दिया, ये बड़ी बात है। मेरा सवाल आपसे कि जब आप ये कह रहे हैं, विचारधारा की बात कर रहे हैं, राहुल गांधी की विचारधारा, प्रियंका गांधी को अपना लीडर आप बता रहे हैं, यहाँ पर अगर जाट और अगर हम दलितों की आबादी की बात करें तो लगभग एक जैसी है। मतलब इसके परसेंटेज की अगर हम बात करते हैं, कभी क्या हम नॉन जाट मुख्यमंत्री देखेंगे? देखिए, वो परिस्थिति पर निर्भर करता है किसी भी राज्य में। क्या हम कोई दलित मुख्यमंत्री देखेंगे हरियाणा में? देखिए, परिस्थिति बताएगी, लेकिन आज के टाइम मेरा मानना है कि जिस व्यक्ति ने हरियाणा के लिए संघर्ष किया है, जो व्यक्ति पिछले 10 साल से सड़कों पे घूम रहा है, हर पार्टी में 2 तरह के संघर्ष होते हैं। एक संघर्ष पार्टी का आंतरिक संघर्ष होता है, दूसरी पार्टी से संघर्ष होता है। दूसरी पार्टी के संघर्ष हम लोग जीतने जा रहे हैं। बाकी दूसरा सवाल आंतरिक संघर्ष का है। फिर तो मेरा मानना है कि मुझसे आप पूछो तो पिछले सालों में जी नेता आपस में लड़ाई लड़ते हैं। कुछ ने तो लगता है कि हम उस लड़ाई में आपस की लड़ाई पड़ना जरूरी नहीं है, मुझसे आगे हैं, वो भाजपा से लड़ाई लड़ते हैं, वो पार्टी को सत्ता में लाने की लड़ाई लड़ते हैं और भाजपा से लड़ते हैं। उस नेता का नाम आज दीपेंद्र हुड्डा हरियाणा में। लेकिन ऐसा क्यों? भूपेंद्र हुड्डा सीएम और उसके बाद फिर भावी सीएम बार बार कहा जा रहा है दीपेंद्र हुड्डा। लोग ये भी तो कह सकते हैं कि क्यों सत्ता फिर पिता से बेटे को, पुत्र को जा रही है, कोई और भी तो नया नाम हो सकता है। क्यों नहीं प्रदीप नरवाल हो सकते हैं? आने वाले वक्त में अगर वो विधायक चुन लिए जाते हैं तो उनका नाम भी आगे हो सकता है। आई एम तो वेरी यंग फॉर ऑल दिस। अभी तो जब यंग तो दीपेंद्र हुड्डा भी हैं। He is 5-time member of parliament. He is member of parliament from last 23 years.
एंड अगेन आई एम सेइंग, दीपेंद्र जी का क्या है कि हरियाणा की राजनीति थोड़ी रूढ़िवादी रही पहले, पर इन्होंने थोड़ा राजनीति को बड़ा फ्लेक्सिबल बनाया। मैं आपको पूरी ईमानदारी से बता रहा हूँ, ऐसा नहीं साथ राजनीति कर सकता हूँ, उन्होंने बड़ा फ्लेक्सिबल बनाया। एक होता है राजनीति करना, एक होता है अपनी राजनीति में जगह देना। हरियाणा में पहले जो सबर्टन कम्युनिटीज थी तो उनका भी स्पेस नहीं था वैचारिक राजनीति में। दीपेंद्र जी ने वो राजनीतिक स्पेस तो दिया हरियाणा में, इसमें कोई दो राय नहीं। ओके। मतलब ओबीसी का इशू है, तो ओबीसी का इशू पार्लियामेंट में उन्होंने उठाया एक बार, मुझे बड़ा अच्छा लगा। उन्होंने कहा ओबीसी जो अति पिछड़े जाते हैं, कुमार, लोहार, नाई, पढ़ाई, इनकी जगह बननी चाहिए। तो मतलब एक विजनरी लीडर की बात थी। उसके बाद इवन शेड्यूल कास्ट के अंदर भी उन्होंने मतलब स्पेस दिया। कहते हैं ना कि कई बार होता है कि आप लोअर कम्युनिटी में स्पेस ना, अपने विचार के अंदर, स्पीच के अंदर, अपने शब्दों के अंदर, तो वो कम्युनिटीज के युवा पावर फील नहीं करते हैं। पर आप जब उनको स्पेस देने लग जाते हो, आप हैं, आप पत्रकारिता में 10 बार ओबीसी करेंगे तो लोग आपको बोलेंगे अरे ओबीसी की बात करती है, तो उनको स्पेस मिलता है। और आप उनकी बात नहीं करेंगे तो चुप बैठे रहते हैं कि हमारी कोई बात करने वाला ही नहीं है। दीपेंद्र जी ने हरियाणा की राजनीति में वो किया है, इसलिए मैं कहता हूँ कि इन्होंने हरियाणा की राजनीति में सोशल जस्टिस के आइडिया को स्पेस दिया। क्या There is no doubt about it. क्या जो लोकसभा में जो मुद्दे थे जो राहुल गांधी ने उठाए और अभी भी वो लगभग हर मंच से उठाते हैं, सामाजिक न्याय, सामाजिक बराबरी की बात, जिसकी जितनी हिस्सेदारी, भागीदारी, उसकी उतनी हिस्सेदारी, क्या हरियाणा में ये मुद्दे हैं? क्या हरियाणा इन सब मुद्दों को देख रहा है? क्योंकि आबादी के लिहाज से और जो जातीय समीकरण है उनमें ये मुद्दे महत्वपूर्ण तो हो जाते हैं हरियाणा में। देखिए हरियाणा बिल्कुल, जिसके मतलब खुद मानता हूँ कि सबको अपने जनसंख्या के हिसाब से हिस्सेदारी मिलनी चाहिए, बिल्कुल मिलनी चाहिए। चाहे वो एससी हो, ओबीसी हो, चाहे ब्राह्मण हो, राजपूत हो, हर कास्ट को, एवरी कास्ट शुड हैव ड्यू रिप्रेजेंटेशन। और दूसरी बात ये भी देखिए कि मैं देखता हूँ धीरे हरियाणा में भी शेड्यूल कास्ट के अंदर भी बहुत गरीब तबका है, ओबीसी के अंदर भी, पर एक अब अपर कास्ट के अंदर भी तबका क्रिएट हुआ है, ब्राह्मण राजपूतों के अंदर भी हुआ है। तो मेरा मानना है कुल मिला के कि एक कलेक्टिव हरियाणा बने जिसमें रिप्रेजेंटेशन हर कास्ट का हो। ऐसा ना हो कि कोई भाई युवा कहने को चीज आती है पर गरीब घर का है और वो पीछे रहेगा, उसको हम जगह ना दे पाए, ऐसा नहीं होना चाहिए। हर जाति, हर बिरादरी, 36 कौम के बेटे बेटी को मेन स्ट्रीम में जगह मिलनी चाहिए, ये मेरा मानना है। शिक्षा में उचित जगह मिलनी चाहिए, कोई इसलिए वंचित ना रहे शिक्षा से कोई गरीब घर का है, ये मेरा मानना है। आपने 7 पक्के वादे आज रिलीज किए हैं, उसमें बहुत बड़े बड़े आपने वादे किए हैं। एमएसपी की कानूनी गारंटी, 500 रुपये का सिलेंडर, महिलाओं को 2000 रुपये, इसके अलावा 6,000 रुपये भी अलग अलग आपने कैटेगरीज में, वो सब आपने किए हैं। सवाल मेरा ये है कि ये गारंटियाँ आपने दूसरे स्टेट में भी कांग्रेस ने दी हैं, कैसे आप लोगों को यकीन दिलाएंगे कि आपकी ये गारंटियाँ जो हैं वो धरातल पर उतरेंगी? ये कांग्रेस पार्टी जो वादा करती है, हम राहुल गांधी की विचारधारा वाली पार्टी है, जो कहते हैं वो करते हैं। आज तक ऐसा नहीं हुआ कि इस पार्टी कुछ कहा हो नहीं किया हो। कि हरियाणा के अंदर खासकर आप देखो, हमारी हिमाचल में गवर्नमेंट बनी, उन्होंने कहा ओपीएस लागू करेंगे, सेंट्रल गवर्नमेंट ने एड बंद कर दी, पैसे देना बंद कर दिया स्टेट गवर्नमेंट। हिमाचल जो है वो सेंट्रल एड पे बहुत डिपेंड करता है, हालांकि मैं टूरिज्म पर उसका भी स्पेस पर इतना बड़ा भी नहीं, सरकार ने, केंद्र सरकार ने पैसा देना बंद कर दिया, उसके बावजूद प्रदेश सरकार ने उसके बावजूद ओपीएस लागू किया। आप कर्नाटका में जाइए, वहाँ स्कीम्स लागू की जो मैनिफेस्टो में, जैसे तेलंगाना में थी कि हम बस इसका फ्री कर देंगे महिलाओं के लिए, वो फ्री किया। तो कांग्रेस एक्चुअली पैसा है किसका? कांग्रेस भी पैसा जनता का ही है, आपको सिर्फ ठीक स्कीम लगा कर वापस भेजना है। लोकतंत्र का मायना है तो यही है कि भाई जिसके पास ज्यादा चला गया उसको थोड़ा, जो नहीं है उसको देना है। अब आप कह रहे हैं भाई, किसी को लोग कहते हैं भाई सिलेंडर के दाम सब्सिडी भी दे रहे हो, अरे इसलिए दे रहे हैं कि वो मजदूरी करता है, उसको मजदूरी कम मिलती, कई लोगों जो कुछ भी नहीं करते हैं बहुत ज़्यादा पैसा मिलता है। यही लोकतंत्र का मायना, बैलेंस करना, और यही कांग्रेस जनहित करना बहुत जरूरी है। किसी भी पार्टी का आउटलुक सोशलिस्ट होना चाहिए। ओके। अभी मैं दीपेंद्र को सुन रही थी, वो कह रहे थे कि पिछली बार साजिश हुई और साजिश का शिकार मैं भी हुआ,
तो इस बार क्या आप पहले से 2019 से आप बहुत ज़्यादा कॉशियस है कि जो गलतियां पिछली बार हुई वो गलतियां इस बार ना हो पाएं, जो माहौल हमारे लिए बना हुआ है उस माहौल को हम अच्छे से भांपें, जानें, और ताकि उसी तरह के आगे हम फैसले लें? और किन साजिशों की आखिर वो बात कर रहे थे? क्या साजिश ऐसी आप लोगों के साथ पिछली बार हुई थी? और ख़ासतौर पर दीपेंद्र, अपनी बात भी आप कर रहे थे यहाँ पर। साजिश है उसमें ये कि पिछली बार जेजेपी ने कहा कि हम भाजपा से लड़ेंगे, आखिर में भाजपा से हाथ मिला लिया। तो उनका यही कहना है कि वोट ना कटे। दो वोट है, भाजपा को हराने वाला, कांग्रेस को जिताने वाला। एक उनको जिता रहा है, हमें जिता रहा है। कांग्रेस को जिताने वाला वोट बहुत बड़ा है, जनता समझ चुकी कि ये लोग कुछ कभी भाजपा को मिला करके रखती है, तो कि हमारा वोट उसमें से हमारी ना हो। साजिश जो भाजपा करती है, तो INLD और BSP का है और जेजेपी का और चंद्रशेखर आज़ाद का है। दोनों ही ये है कि देखिए, चंद्रशेखर आज़ाद, उनमें युवाओं का क्रेज तो है और वो दलित समाज से भी आते हैं, और उधर मायावती, वो तो आपको पता है कितनी बड़ी लीडर हैं। आपको डर नहीं है कि वोट कट सकता है, क्योंकि आप भी उस समाज से आते हैं और आपकी सीट भी ऐसी रिजर्व सीट है? नहीं, देखिए, इस सीट पे वोट नहीं कट सकता। इतना विश्वास कैसे आपको? इस सीट पे वोट नहीं कटेगा। इस सीट पे ना, इसी यहाँ पे लड़ाई साफ है कांग्रेस बीजेपी की, और जनता ने साफ किया कि बीजेपी को साफ करेंगे भवानी खेड़ा से। और यहाँ पे कोई भी और पार्टी है उसका कोई ज़्यादा इस सीट पे मायना नहीं, क्योंकि हरियाणा अब साफ हो चुका है। हरियाणा की जनता, किसान, मजदूर, कमेरे सब साफ आगे बोल रहे हैं कि हमें इस बार कांग्रेस सरकार बनानी है, हुड्डा साहब के नेतृत्व में सरकार बनेगी। लोग साफ साफ बात करें। इसमें मुझे बहुत ज़्यादा लगता नहीं कि वजह कुछ फेरबदल हो सकता है। और पूरे हरियाणा में? पूरे हरियाणा। और बाकी जो पार्टी हम नाम लिया, बहुत सी पार्टियां उसमें अप्रासंगिक हो चुकी हैं। हालांकि उसमें एक दो पार्टी जो कि नई पार्टियां भी हैं, लेकिन उसमें इस चुनाव में नहीं है, डिबेट में, डिस्कशन में नहीं। आपको लग रहा है कि उनकी वजह से दलित वोट जो है वो नहीं कटेगा? दलित जेजेपी ने लोग वैसे क्यों कटेगा? नहीं, उनके साथ चंद्रशेखर आज़ाद है और उनके साथ उनके गठबंधन में मायावती है, और फिर आम आदमी पार्टी, अभी कुछ दिन में केजरीवाल भी, जिनका आपके साथ नहीं गठबंधन हुआ, तो वो भी अभी मैदान में आएंगे। मायावती जी का क्या है कि जनता समझ चुकी है, वो वोट काटने यूपी में आई थी, वोट करने यहाँ आती है। वो दलित समाज बड़ा क्लियर है, ओबीसी समाज बड़ा क्लियर है, जो हमारे अपर कास्ट हैं, राजपूत, ब्राह्मण, सब जाते हैं, क्लियर है कि कुल मिला के बनिया का सब क्लियर है कि भाई कांग्रेस को लेके आना है। आम आदमी पार्टी से कोई डर नहीं आप लोगों को? नहीं, अभी हरियाणा में मतलब ऐसी कोई डर की बात मुझे लगती नहीं है। हालांकि बाकी स्टेट हमारे इंडिया में गठबंधन के साथ में है, कईयों में नहीं है, खैर उससे लेकिन हरियाणा में तो आपका गठबंधन नहीं हुआ है। हरियाणा में मुझे लगता है जरूरत भी नहीं थी। ओके, राहुल गांधी चाहते थे? मुझे इसका आइडिया, मुझे इसके बारे में नहीं, वो चाहते थे कि वो, अच्छा, मुझे इसको जानकारी नहीं। बच रहे हैं आप, मैं समझ सकती हूँ। जी, मैं समझ सकती हूँ। आपसे कुछ बस आखिरी सवाल मेरे, कि अगर आप विधायक चुनकर आते हैं तो यहाँ की जनता के लिए आप सबसे पहले जो चंद काम होंगे वो क्या करने आप शुरू करेंगे? सबसे पहले तो नहर का पानी लेके आऊँगा। मैं जिस क्षेत्र में घूमा, सबसे बड़ा मुद्दा है यहाँ पे सुंदर नहर का, कि नहर, सुंदर नहर में पानी नहीं आ रहा है। हर जगह मुद्दा है, सिंचाई का एरिया है और पानी मिल नहीं रहा है। तो सब लोग कह रहे हैं कि पानी की चाहिए। सबसे पहला काम है पानी की व्यवस्था करना इस क्षेत्र के लिए। तो सरकार आते पहला काम करेंगे, पानी की व्यवस्था करेंगे। ओके। और उसके बाद स्कूल, शिक्षा, चिकित्सा, उसकी लड़ाई तो लड़ेंगे। पहला काम है पानी की लड़ाई लड़वाएंगे। ये लोग कह रहे हैं कि प्रियंका गांधी भी आएंगे आपके लिए प्रचार करने के लिए? मैंने रिक्वेस्ट की है आला कमान से, और पार्टी हुआ तो दिल से इच्छाएं जरूर आई मेरे लिए जी, तो पार्टी फैसला लेगी उसमें। आखिरी सवाल आपसे, आप युवा हैं क्योंकि इसलिए पूछ रही हूँ, अभी आप देख रहे होंगे राहुल गांधी को लेकर जिस तरह की बयानबाजी हो रही है, धमकियां दी जा रही हैं, आप लोगों ने प्रदर्शन भी किया दिल्ली से लेकर तमाम जगहों पर, क्या वजह आप इसकी देखते हैं कि क्यों इस तरह से राहुल गांधी को धमकियां मिल रही हैं? और जब भी वो विदेश जाते हैं तो क्यों उनको उनसे इस तरह के, जब भी वो बयान देते हैं बाहर जाकर, हमेशा उन्हें देश के दुश्मन की तरह क्यों पेश किया जाता है? कि आपको नहीं लगता कि बीजेपी जिस तरह से पूरा उसने IT सेल लगा रखा है, आपको कोई नुकसान हो सकता है खासतौर पर आने वाले चुनाव में? ये आपको हरियाणा में जवाब देता हूँ। वो क्या है, हमारे हरियाणा में होता कई बार कि हमारे यहाँ पंचायत का मामला हरियाणा है, पंचायत तो होती है सही गलत की। कई बार घर में आप उल्टे सीधा काम करो, गलत मतलब ठीक काम ना करो, गलत काम करो, सामाजिक रूप से जो काम ठीक ना हो, कुछ फैसले गलत हो, तो कई बार पूरे गांव की पंचायत बुलाई जाती है। तो जो कोई घर में जो होता है ना, जो के पक्ष में लोग होते कहते हैं घर में कल का फैसला घर में कर, पंचायत मत लेके जा।
और सच्चे आदमी के बार फैसला पंचायत में लेके जाते हैं, गांव की जगह पूरे गांव में बैठ के फैसला करेंगे। तो राहुल जी इनकी गलतियां उठाते, कमियां उठाते, जो कि जायज है। अब ये लोग जो होते ना, जो कमजोर इंसान क्या बोलते हैं, बाहर जाके चर्चा मत कर, यही बता भाई। चर्चा अगर सामाजिक रूप से देश को यहाँ लेके जा, राहुल जी चर्चा करेंगे। और राहुल जी नेता से ज्यादा समाज सुधारक है। जिस तरह बुद्ध के बेटे थे, बुद्ध थे, महात्मा बुद्ध राजा के बेटे थे, पर वो राजपाट में बहुत दूर थे दिमागी रूप से समाज को सुधारना चाहते थे। उन्होंने नए समाज की परिकल्पना की, जिस समाज में गैर बराबरी ना हो, जिस समाज में सबकी जगह हो। एक नए पंथ की उन्होंने बात की। क्षत्रिय थे महावीर बुद्ध भी, क्षत्रिय समाज से थे, परंतु उनको सारे गरीब लोग पूछते कि उन्होंने गैर जो बराबरी के खिलाफ लड़ाई लड़ी। तो आप उनसे कंपेयर कर रहे हैं राहुल गांधी और उन्होंने एक नए समाज की बात की, वो समाज जिसमें आपस में भाईचारा हो, आपस में मोहब्बत हो, आपस में द्वेष ना हो, एक ऐसा समाज जो समानता के सिद्धांतों पर टिका हो, वही राहुल गांधी। वो बड़े परिवार से हैं, वो बात ठीक है, पर वो महात्मा बुद्ध एक तरीके से बुद्ध की तरह लड़ाई लड़ रहे कि उनको बहुत ज्यादा, मुझे लगता है जो तरह मैं समझ पाया उनकी बातों, क्योंकि राज सत्ता से मतलब नहीं, उनको सामाजिक परिवर्तन से मतलब है। उनको मतलब आने वाला भारत अच्छा हो, आने वाले भारत में युवाओं के लिए रोजगार हो, आने वाले भारत में सामाजिक न्याय हो, लैंगिक न्याय हो, गरीब अमीर का भेद कम हो, और उसके लिए सारी बातें सुनने को तैयार है। जब भी कोई तपस्वी तपस्या करने जाता है, उससे पहले उसको लोग कहते हैं कि बड़ी बड़ी उपाधियां दे रहे हैं आप अपने लीडर को, उसकी निंदा करते हैं। जब भी कोई तपस्वी समाज तपस्या करने जाता है, लोग पहले काम क्या करते हैं, उसकी निंदा करते हैं। सबसे पहले उसको बेवकूफ घोषित करते हैं, उसकी निंदा करते हैं, फिर बोलते तपस्वी है। तो राहुल गांधी वो तपस्वी बन चुके हैं। ओके, अब तपते देश कह रहा है ना आपके सामने, तपस्वी है। एक नया राहुल गांधी है कि वो ये वाकई में देश का भला चाहता है। क्योंकि राहुल गांधी में एक बात देखिए, राहुल गांधी जी की बात समझ लीजिए आप। मैंने कभी कोई इंटरव्यूज देखे हैं, आप उनसे कोई सवाल पूछेंगे, कभी आप भी पूछेंगे, तो शायद वो इंसान उस सवाल का सबसे ईमानदार जवाब देता है। वो कोई पॉलिटिकल करेक्ट जवाब नहीं देते हैं, उस बात का सबसे ईमानदार जवाब वो राहुल गांधी। तो राहुल गांधी होना बड़ा आसान नहीं है जी। ओके ओके। राहुल गांधी ने अपनी सच्चाई के चलते बहुत कुछ पाया भी, बहुत कुछ खोया भी है। अपने स्टैंड के चलते बहुत कुछ खोया है, बहुत कुछ पाया भी है। पर वो इंसान नेहरू की तरह एक नया भारत बनाएंगे। जब पंडित नेहरू ने आज़ादी के बाद नए भारत का निर्माण किया था, कारखानों का निर्माण किया था, PSU का निर्माण किया था, और उनके नए भारत की सोच की वजह से आज ये भारत है। आपकी पॉलिटिकल इंस्पिरेशन कौन है? पंडित नेहरू, बाबा साहब अम्बेडकर। मेरी बड़ी क्लियर थॉट है इस बारे में। बाबा साहब अम्बेडकर, जवाहरलाल नेहरू जी, वैचारिक रिवॉल्यूशन की तरफ जाएं तो भगत सिंह। तो इनका एक सिंथेसिस जो बोलते हैं, वो मैं समझता हूँ कई बार कि वो मैं ज्यादा सोच पाता हूँ। तो JNU ने कितनी मदद की आपको ये लीडर बनने में, जो फिलहाल आप जिस तरह से हम्बली लोगों से मिलते हैं? मैं देख रही हूँ कि बिल्कुल आप एक एक के पास गए, सबसे अपने सर पर आपने हाथ रखवाया, सबके बीच जा रहे हैं, जितने लोग आ रहे हैं आप किसी को मतलब निरादर तो मैं नहीं कहूँगी, लेकिन आप फिर भी हर किसी को एंटरटेन कर रहे हैं, मैं ये देख रही थी। और थोड़ा कम नेताओं में इस तरह की होती है। लोग ये भी कह सकते हैं कि भाई अभी तो आप नेता बने भी नहीं हैं, अभी तो आप चुनाव ही लड़ रहे हैं, लेकिन ये सब क्या आपकी जो तालीम रही है उसका भी आपको वो लगता है, या आप जिस पार्टी से आते हैं उसको क्रेडिट देंगे आप? तीनों चीजें हैं, एक चीज और है इसमें। मेरी पार्टी की शिक्षा भी, मेरे संस्थान की शिक्षा भी, और साथ में मेरे हरियाणा की संस्कृति भी। हमारे प्रदेश की संस्कृति जो है वो आपसी प्रेम, भाईचारा और बड़ों का आशीर्वाद की है, और ऐसा ही हरियाणा है। और इसलिए हरियाणा हम लोगों ने वही सीखा हमेशा अपने प्रदेश से कि ऐसा रहना है। तो अब देखते हैं चुनाव लेकर। हाँ, बस ये है कि चुनाव के बाद इनके आशीर्वाद चुनाव जीत के आएंगे, अपने भवानी खेड़ा को नंबर 1 भवानी खेड़ा बनाएंगे, इस जिले का, इस प्रदेश का, अपने विधानसभा का सेवा करेंगे, आगे जाएंगे, ताकत लगाएंगे और कुछ अच्छा करेंगे।
चलिए, मेरी तरफ से आपको ढेर सारी बहुत शुभकामनाएं और बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो आपने अभी प्रदीप नरवाल जी को आपने सुना। जाहिर सी बात है कि सब जिस तरह से कैंडिडेट्स अपनी अपनी जीत की दावेदारी कर रहे हैं, उसी तरह से वो दावेदारी कर रहे हैं। कांग्रेस की भी सरकार बनने की दावेदारी वो कर रहे हैं। 5 तारीख को हरियाणा ये तय कर देगा कि आखिर किसकी बनने जा रही है सरकार, और 8 तारीख को पूरे देश को ये पता चल जाएगा कि हरियाणा में इस बार किसकी बनेगी सरकार।